एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम के साथ, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने बेसिक हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आइए, हमारे चैप्टर का नेम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इनकम होती है ना, वो एक सर्कुलर वे में फ्लो करती है। इसका मतलब कि सपोज मैंने कोई इनकम अर्न करी तो उसको मैं कहीं ना कहीं उसका एक्सपेंडिचर करूंगी, खर्चा कर दूंगी, तो वो सामने वाले की इनकम बन जाएगी। ठीक है, फिर वही इनकम घूम घूम के हो सकता है वापस मेरे पास आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी इनकम एक इकोनॉमी में होती है वो इसी तरह से एक सर्कल के वे में फ्लो करती है। ठीक है, अब समझो हमारी इकोनॉमी में ना टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं। टोटल 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हाउसहोल्ड्स, ठीक है, दूसरी होती है फर्म्स, तीसरी है गवर्नमेंट और चौथे नंबर पे होता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसको एक एक करके समझते हैं। टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। सबसे पहले होते हैं हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड्स का मतलब कंज्यूमर्स, ठीक है, जो कंजम्पशन करेंगे गुड्स और सर्विसेज का। सबसे पहले कंज्यूमर्स यानी कि हमारे हाउसहोल्ड्स। ठीक है, दूसरी होती है हमारी फर्म्स। फर्म्स का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि फर्म्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है गवर्नमेंट, जो कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है हमारी इकोनॉमी में। ओके, और फोर्थ पे आता है हमारा फॉरेन सेक्टर या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बाहर वाली कंट्रीज जिसके साथ आपका ट्रेड चल रहा है। ओके, अब अगर हम क्लास 12th की बात करें तो 12th में आपको सिर्फ इन दोनों सेक्टर को कंसीडर करना है। ठीक है, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको कंसीडर नहीं करना। ओके, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसे सिंपल बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 सेक्टर की ही इकोनॉमी को समझना है। सबसे पहला एक है हमारा हाउसहोल्ड और दूसरा है फर्म्स। ठीक है, तो हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे जिसमें सिर्फ 2 सेक्टर होंगे, एक तो हाउसहोल्ड्स और दूसरा फर्म्स। ठीक है, ना ही गवर्नमेंट होगी और ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 सेक्टर की हम लोग बात करेंगे, एक है हमारा हाउसहोल्ड और दूसरी है फर्म्स। ठीक है, इतना क्लियर? चलो अब समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम कैसा है। तो देखो, ये पूरा हमारा डायग्राम है, इसे हम लोग ध्यान से समझते हैं। हो क्या रहा है इसमें? सबसे पहले हाउसहोल्ड्स और फर्म्स, इन दोनों के बीच में कैसे इनकम फ्लो कर रही है वो हमें समझना है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो फर्म्स हैं उनको प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, और वो फैक्टर सर्विसेज हाउसहोल्ड्स ही प्रोवाइड करते हैं टू द फर्म्स। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। तो सबसे पहले हाउसहोल्ड्स फर्म को फैक्टर सर्विसेज देंगे। ठीक है, ये क्या है? हमारी फैक्टर सर्विसेज यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक है लैंड, दूसरा लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन चारों को यूज करके जो फर्म्स है वो प्रोडक्शन करती है। ठीक, और ये जो सर्विसेज है कौन देता है? हाउसहोल्ड्स। ठीक है, आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी चीजें हाउसहोल्ड ही प्रोवाइड करता है। ओके, बट हाउसहोल्ड ये फ्री में नहीं देते, उसके बदले जो फर्म है वो हाउसहोल्ड्स को फैक्टर पेमेंट करते हैं। ठीक है, फैक्टर पेमेंट। ओके, कैसे? लैंड के बदले रेंट मिलेगा, लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड एंटरप्रेन्योर को उसकी स्किल्स, उसके काम की वजह से मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हाउसहोल्ड्स ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी, फिर फर्म्स हाउसहोल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स करेंगे। ठीक है, एक बारी हाउसहोल्ड्स के पास पैसा आ गया इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, तो वो उस पैसे को ऐसे ही रखेंगे नहीं अपने पास, उसको आगे खर्च देंगे। ठीक है, खर्चा करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट, तो जो इनकम थी वो वापस से किसके पास चली गई? फर्म्स के पास। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट, और फिर क्या होगा? इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके फर्म्स प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, तो वो कहाँ पे जाएंगी? फर्म से हाउसहोल्ड्स तक गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो हो क्या रहा है कि सबसे पहले हाउसहोल्ड्स फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसके बाद फर्म्स हाउसहोल्ड को उसके बदले फैक्टर पेमेंट देंगे। ठीक है, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, फिर हाउसहोल्ड्स उसी इनकम को वापस से किसको दे देंगी? फर्म्स को दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके एक्सचेंज में फर्म
हाउस होल्ड्स को देंगे गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यही पूरा मॉडल है आपका टू सेक्टर इकोनॉमी में किस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाउस होल्ड्स को जो इनकम रिसीव हुई फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में, वो वापस से फर्म के पास चली गई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। समझे? तो जो इनकम का फ्लो है वो एक सर्कुलर मोशन में चल रहा है, सर्कुलर वे में चल रहा है। ठीक है, और इसी को हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। ओके, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन में लिखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेट हो रहा है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनकम जनरेशन मतलब कि जब फर्म्स प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो वहां से इनकम जनरेट हो रहा है हाउस होल्ड्स के लिए। एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ये जो इनकम है ये फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फाइनली हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, उस फैक्टर पेमेंट को आगे वापस से फर्म को दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। यही पूरा हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। ओके, तो तीन फेजेस यहाँ पे निकल के आते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज मतलब कि जहाँ पे फैक्टर सर्विसेज को यूज करके फर्म्स प्रोडक्शन कर रहे हैं और जहाँ से हाउस होल्ड के लिए इनकम जनरेट हो रहा है, इसी को हम लोग जनरेशन ऑफ इनकम फेज भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा फेज होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब कि जब इनकम फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में हमने हाउस होल्ड्स को दी है, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ओके, और तीसरा फेज आता है डिस्पोजिशन फेज, यानी कि जब हाउस होल्ड उस फैक्टर पेमेंट को आगे खर्च दे रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, दैट इज द डिस्पोजिशन फेज। ओके, तो तीन फेज हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा डिस्पोजिशन। ओके, तो आई होप आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये डायग्राम और मीनिंग समझ में आया होगा। अब यहीं पे एक और चीज समझो कि ये जो आपका पूरा डायग्राम है ना, इसमें दो तरह के फ्लो हो रहे हैं। दो तरह के फ्लो मतलब कि देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ देखो सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हुआ। ठीक है, और फिर आपको फैक्टर पेमेंट मिली। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं ना, कि सपोज ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, मैंने नंबरिंग कर दी। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो दो चीजों का फ्लो हो रहा है। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, यहाँ पे आपके गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही है, और यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो एक फ्लो तो आपका है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, और दूसरे टाइप का फ्लो है मनी का। मनी मतलब कि यहाँ पे फैक्टर पेमेंट फ्लो कर रही है जो कि पैसे के टर्म्स में होंगी, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है जो कि पैसे के टर्म में होगा। तो एक फ्लो तो गुड्स एंड सर्विसेज का है और एक फ्लो है मनी का। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो क्या क्या है देखो, एक तो आपका ये नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 और नंबर 4। ओके, और 1 and 3 पे मनी का फ्लो हो रहा है। दो टाइप के फ्लो हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, और मनी फ्लो को ही हम मनी का जो फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है, तो दो तरह के फ्लो होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। एक रियल फ्लो जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही है, यानी कि हाउस होल्ड से फर्म्स तक फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं। ठीक है, और फर्म से हाउस होल्ड तक गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। ठीक है, तो 2 and 4 पे रियल फ्लो एंड फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो हो रहा है फर्म से हाउस होल्ड तक। ठीक है, और हाउस होल्ड से फर्म तक फ्लो हो रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि है आपका मनी फ्लो। तो दो टाइप के फ्लो है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक, अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये और समझ लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहला डिफरेंस मीनिंग क्या है। रियल फ्लो, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। मैंने आपको बता दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को ही हम लोग रियल फ्लो बोलते हैं। और मनी फ्लो क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। ठीक है, दूसरा काइंड ऑफ एक्सचेंज, तो रियल फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ लिया, राइट। इसके बाद तीसरा डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, ये इसको ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है।
रियल फ्लो में क्या लिखा है, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज। रियल फ्लो में हमें डिफिकल्टी देखने के लिए मिलती है, किसकी, बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम मतलब कि जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, जो कि पहले के टाइम में होता था जब मनी नहीं था, है ना, तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था कि गुड्स के बदले गुड्स हम एक्सचेंज करते थे। मतलब कि सपोज एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटू लाल जी है हमारे, ठीक है, इन छोटू लाल जी के पास और एक है हमारे मोटू लाल जी, दो कैरेक्टर हैं। सपोज छोटू लाल जी के पास व्हीट है, ठीक है, और मोटू लाल जी के पास राइस है, ठीक है, तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, है ना, कि सपोज छोटू लाल जी को राइस चाहिए और मोटू लाल जी को व्हीट चाहिए, तो दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे। दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, जैसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बट अगर सपोज कर लो कि छोटू लाल जी के पास व्हीट है, ठीक है, और मोटू लाल जी के पास राइस है, राइट, और मोटू लाल को चाहिए व्हीट, तो ये तो मिल जाएगा, लेकिन छोटू लाल को सपोज चाहिए शुगर, ठीक है, लेकिन मोटू लाल के पास तो शुगर है ही नहीं, तो एक्सचेंज कैसे करोगे, डिफिकल्टी है ना। तो यही प्रॉब्लम होती थी इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम, राइट। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आप इसमें मेजर नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको, या आप मुझे 1 किलो आलू दे दो, मैं उसके बदले आपको 1 ग्राम सोना दूंगी, गोल्ड, भाई मेजर कैसे करोगे, आलू कहाँ, सोना कहाँ, है ना, मेजर ही नहीं कर सकते। तो वो एक डिफिकल्टी आती थी बार्टर सिस्टम में, जो कि हमें रियल फ्लो में देखने के लिए मिलती है। लेकिन मनी फ्लो में एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पैसे हैं भाई, पैसे दे के आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, ये चीज है। उसके बाद 4th पॉइंट, अदर नेम, तो रियल फ्लो को ही हम लोग फिजिकल फ्लो बोलते हैं और मनी फ्लो को ही हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, क्या डायग्राम बनता है, कितने फेजेस होते हैं, और रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर देखो, हमारे टॉपिक का नेम है स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में, एक स्टॉक और दूसरा फ्लो। इनमें मतलब क्या है ये समझते हैं। स्टॉक का मतलब वो वेरिएबल जिसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो, ठीक है, कि अभी एक्चुअल में क्या चीज है, ठीक है। मैंने बोला बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस आप एक पॉइंट ऑफ टाइम का देखते हो, है ना, जब आप सर्च करते हो बैंक बैलेंस चेक करते हो, तो वो अभी क्या बैलेंस है वो बताता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चीज है, वो जो वेरिएबल बता रही है, दैट इज स्टॉक, ठीक है। और फ्लो मतलब जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम का निकलता है, ठीक। मैंने बोला प्रोडक्शन, कि हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितना प्रोडक्शन करा, टाइम पीरियड आ गया, उसे हम बोलते हैं फ्लो, ठीक है। तो स्टॉक क्या है, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, दैट इज स्टॉक। एंड फ्लो क्या है, जो आप एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हो, जहाँ पे टाइम पीरियड आ जाता है, दैट इज फ्लो वेरिएबल। ओके, ठीक है। चलो अब डिफरेंस देखते हैं कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। तो सबसे पहले मीनिंग, स्टॉक इट इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो। मैंने बोला कि 31 मार्च 2018 को इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करो, दैट इज स्टॉक, ठीक है। और अगर हम बोलें कि नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर 2018, कि 2018 में कितने टोटल बर्थ हुए, ठीक है, पूरा टाइम पीरियड आ गया ना, एक साल की बात कर रहे हैं, तो वो होगा आपका फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसके बाद टाइम डायमेंशन, तो स्टॉक इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होती, बट फ्लो के केस में टाइम डायमेंशन होती है, ठीक है। स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक मतलब कि जो कि स्टिल रहता है, सेम रहता है, और फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो कि चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि फ्लो में हमारे पास आता है इनकम, ठीक है। इनकम आप एक पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम की निकालते हो, ठीक है। प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन हम पूरे साल की एक पर्टिकुलर टाइम की देखते हैं, ठीक है। आप बात कर लो प्रॉफिट्स, ठीक है, लॉसेस, तो ये पूरे साल के निकलते हैं। जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो पूरे साल का निकालते हो ना, टाइम पीरियड आ गया, इसीलिए वो क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी तरह से डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जब आप निकालते हो तो वो एक पूरे साल का निकलता है ना, 6 महीने 3 महीने जो भी टाइम पीरियड है उसका निकलता है, इसीलिए ये क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो वेल्थ, ठीक है, और हमारे पास बैंक बैलेंस, ठीक है, कैपिटल, ये सभी आपके स्टॉक कॉन्सेप्ट है,
ठीक है। बैंक बैलेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का निकलता है ना। आपकी पॉकेट में भी कितने रुपए हैं, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना। मेरे गोडाउन में भी कितना माल पड़ा है, कितनी यूनिट्स पड़ी हैं, दैट इज स्टॉक। बट अगर मैं बोलूँ कि मैंने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितनी यूनिट्स बेची, टाइम पीरियड आ गया ना पूरे साल का, वो क्या है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है। नेशनल वेल्थ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इनकम फ्लो है बट वेल्थ स्टॉक है। डिफरेंस क्या है कि इनकम एक टाइम की निकलती है तो फ्लो हुआ, बट वेल्थ यानी कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट एक बिजनेस की वेल्थ ही तो शो करता है कि अभी आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बैलेंस शीट बनती है ना, तो वो क्या है, वेल्थ आपका एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसी तरह से बैंक बैलेंस, कैपिटल बैलेंस हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरुआत में कितना पैसा लगाया, एक पॉइंट की बात कर रहा है, स्टॉक हुआ। क्लोजिंग कैपिटल, साल के आखिरी में कितना कैपिटल था, एक पॉइंट की बात कर रहा है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है, राइट। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम नल को चला दें, ठीक है, पानी भर रहा है, नीचे बकेट रखी है, तो वो जो पानी बह रहा है वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है, और जितना भी पानी उस बकेट में इकट्ठा होता जा रहा है उसे हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, क्लियर। बस यार हमारे चैप्टर में बस यही टॉपिक्स थे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग क्या है, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन फ्रॉम 2 सेक्टर इकोनॉमी की। हमने जो पूरा अपना 2 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम समझा, उसमें से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है वो हमें समझना है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन, मतलब कि फर्म्स जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे वो सभी प्रोडक्शन में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है वो हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर लेंगे टोटल। ठीक है। तो जितना प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा कंज्यूम करा जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, फैक्टर पेमेंट इक्वल्स टू फैक्टर इनकम, मतलब कि जितनी भी पेमेंट फर्म्स हाउस होल्ड को करेगी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, है ना, आपका रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो सारी की सारी हाउस होल्ड्स के लिए क्या होगी, फैक्टर इनकम हो जाएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू फैक्टर इनकम, मतलब कि जितनी भी फैक्टर इनकम हाउस होल्ड्स को रिसीव हुई है ना, जो भी मैंने आपको बताया अभी, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो सभी हाउस होल्ड्स वापस से किसको देंगे, फर्म को देंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि जितना भी रियल फ्लो है यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है, वो किसके इक्वल होगा, मनी फ्लो के इक्वल। ठीक है। और यहाँ से आपको एक और चीज समझनी है कि जो हमारा हाउस होल्ड्स है और जो फर्म्स है वो बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं करेंगे। ठीक है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपको एक अजम्पशन लेनी है कि नो सेविंग्स। नो सेविंग्स मतलब कि जितनी भी हाउस होल्ड्स को फैक्टर इनकम रिसीव होगी वो सारी की सारी खर्च कर देंगे गुड्स और सर्विसेज पे इन दी फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ भी सेविंग्स नहीं हो रही इकोनॉमी में। ठीक है, ये क्लियर रखना है। ओके। और जितना भी बेसिकली फर्म्स है वो सारा का सारा अपना पैसा किसको दे देंगे, हमारे हाउस होल्ड्स को इन दी फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो वहां पे भी कुछ ना कुछ सेविंग्स नहीं हो रही, राइट। तो हमारी इकोनॉमी में 2 सेक्टर इकोनॉमी में बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं हो रही, ये एक अजम्पशन है। और ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े इससे आपका पूरा ही डायग्राम रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इट, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और छोटा सा और सिंपल ये चैप्टर है एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड चैप्टर के साथ नेशनल इनकम यूनिट से, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इस चैप्टर से, जो कि है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, देखो समझो। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी गुड्स हैं और जितना भी कैपिटल है, मनी है, वो बहुत ही फ्रीली सर्कुलेट हो सकता है। उस एरिया या उस रीजन को हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि मैं अभी दिल्ली में हूँ और मुझे दिल्ली से मान लो ऋषिकेश जाना है। ठीक है। तो मेरे ऊपर कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैं बहुत इजीली जा सकती हूँ, राइट। इसी तरह से अगर मुझे गुड़गांव या नोएडा से कुछ सामान मंगवाना है दिल्ली में, तो मैं बहुत इजीली ऑर्डर कर सकती हूँ, कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, राइट। बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे इंडिया से किसी और कंट्री में जाना है, मान लो ऑस्ट्रेलिया जाना है या किसी और कंट्री में जाना है, तो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी, इतना इजी नहीं है, मुझे वीज़ा पासपोर्ट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता। ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, एक ऐसा एरिया या फिर रीजन जहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी गुड्स हैं और जितना भी कैपिटल है वो बहुत ही फ्रीली मूव हो सकता है। ठीक है। अब देखो लिखा क्या है,
हमारे पास लिखा हुआ है इट इज़ द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इट इज़ द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हमें देखने के लिए मिलता है, वेयर पीपल, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ठीक है, इट मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री का जो बॉर्डर है, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, वही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी को हमें और थोड़ा डिटेल में समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन कंट्रीज। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है, अभी वैसे हम लोग इसको डिटेल में आगे समझेंगे, बट नॉर्मल रेजिडेंट मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं, भारतीय जिन्हें हम कह सकते हैं, तो अगर कोई भी शिप्स या फिर एयरक्राफ्ट्स नॉर्मल रेजिडेंट ओन कर रहे हैं तो वो सभी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। ठीक है, मान लो एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम लोग एयर इंडिया का। ठीक है, एयर इंडिया जितने भी प्लेन्स को ऑपरेट कर रहा है बिटवीन कंट्रीज, वो सभी प्लेन्स किसके अंडर आएंगे, हमारी कंट्री के अंदर आएंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। राइट, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, जितने भी फिशिंग वेसल्स हैं, नेचुरल रिग्स है, रिग्स मतलब कंटेनर्स जिसमें आप ऑयल को स्टोर करते हो, नेचुरल गैसेस को स्टोर करते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि सबमरीन्स। ठीक है, तो ये सभी ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, तो जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो जितने भी फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स को ऑपरेट कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में, वो सभी भी हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, एम्बेसी क्या होती है, एम्बेसीज मतलब कि एक कंट्री में बाकी कंट्रीज की एम्बेसी होती है। ठीक है, कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको पता होगा अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में, या मैं इंडिया लिखती हूँ सीधा, इंडिया में अलग अलग कंट्रीज़ की एम्बेसी होती हैं। मतलब अगर कोई बाहर से इंडिविजुअल इंडिया में आता है, कि मान लो कोई चाइनीज़ आया इंडिया में आया, ठीक है, तो हो सकता है उसे यहाँ की लैंग्वेज समझ ना आए या कुछ और, अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो कहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ इंडिया में हाँ उसको एक चाइनीज़ एम्बेसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चाइना की एम्बेसी, तो वो वहाँ जाके अपना जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन ले सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक कंट्री में बाकी कंट्रीज़ की एम्बेसी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से इंडिया की जो एम्बेसी है वो बाकी कंट्रीज़ में होगी। अगर हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं, कि अगर हम लोग रशिया जा रहे हैं तो रशिया में आपको इंडिया की एम्बेसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो जिस एरिया में इंडिया की एम्बेसी होगी वो एरिया भी हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ठीक है, समझे इस पॉइंट को कि अगर हम लोग रशिया जा रहे हैं तो रशिया में आपको हमारी कंट्री की जो एम्बेसी देखने के लिए मिलेगी, वो जो एरिया है वो हमारी ही कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉन्सुलेट्स हो गए यानी कि कुछ ऑफिसेज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हमारी कंट्री का जो कि बाहर अब्रॉड में लोकेटेड है, वो सभी हमारी कंट्री की टेरिटरी का पार्ट होता है। ठीक है, ये तो हो गए क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। सिंपल चीज़ है कि अगर हमारी कंट्री की एम्बेसी किसी और कंट्री में और वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो इसी तरह से अगर किसी और कंट्री की जो एम्बेसी है वो हमारी कंट्री में लोकेटेड है तो वो एरिया उस पर्टिकुलर कंट्री का होगा। ठीक है, नहीं समझे, देखो मैंने क्या बोला कि अगर रशिया में इंडियन एम्बेसी है वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो अगर इंडिया में रशियन एम्बेसी है वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ठीक है,
सही। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी होती हैं वो अगेन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते, जैसे कि यूएनओ, डब्ल्यूटीओ। तो ये सभी क्या हैं, दोनों पॉइंट्स कि क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्सन एक कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रहता है, ठीक है, अगर एक पर्सन किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रिसाइड करता है और जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि उसकी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसी कंट्री में लाई करती हैं, तो उस केस में वो पर्सन उस पर्टिकुलर कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। ठीक है, सही है। तो एक पर्सन अगर एक कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि वो स्पेंडिंग भी यहीं पे कर रहा है, ठीक है, अर्निंग भी उसकी इसी कंट्री से हो रही है, उसका सभी खर्चा पानी यहीं से चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। ठीक है, सही है। तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो कि एक कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में लाई कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में वो पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है, राइट। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग इंडिया में 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहे हैं और हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी इसी कंट्री में, तो हम लोग क्या हैं, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। ठीक है, अब नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या चीज़ें हमें एक्सक्लूड करनी है, तो सबसे पहले आता है फॉरेन टूरिस्ट या फिर विजिटर्स। सिंपल चीज़ है, अगर कोई भी फॉरेनर्स आ रहे हैं इंडिया में तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, सही। इसके बाद फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अगेन जो एम्बेसीज हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, उसमें जितना भी स्टाफ वर्क कर रहा है, जो फॉरेन स्टाफ है, वो अपनी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, इंडिया के नहीं होंगे। ये हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं वो अगेन नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होंगी। इसके बाद एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो भी अगेन नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होते। हाँ, अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, कि मान लो यूएनओ का ऑफिस इंडिया में है और उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको काम करते करते 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में वो वर्कर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्रू मेंबर्स हो गए ऑफ फॉरेन वेसल्स एंड कमर्शियल ट्रैवलर्स, और इसके साथ साथ बॉर्डर वर्कर्स। ठीक है, बॉर्डर वर्कर्स क्या हैं कि वो अपने काम के लिए कई बार इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तो उस केस में भी ये जो हैं बॉर्डर वर्कर्स, ये नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होते, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको एक्सक्लूड करने होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट में से। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इन क्वेश्चंस में आपको बताना है कि क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months। एक जापानीज है जो इंडिया में 2 महीने के लिए रहता है, तो क्या वो उस केस में इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा? द आंसर विल बी नो। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हम लोग 2 महीने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 महीने में वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद सेकंड है, इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच। इंडियंस पाकिस्तान जा रहे हैं मैच देखने के लिए, तो अब खुद सोचो क्या वो इंडिया के रेजिडेंट हैं या फिर नहीं है। सोचो, बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर कोई भी इंडियन पाकिस्तान जा रहा है सिर्फ क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो उस केस में वो इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा। अगर आप लोग पाकिस्तान जाते हो मैच देखने के लिए तो आप फिर भी भारतीय कहलाओगे। ठीक है, तो इस केस में यस, जो इंडियंस है वो नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन यूएनओ लोकेटेड इन इंडिया। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया में लोकेटेड है, उसमें जो इंडियंस वर्क कर रहे हैं वो भी अगेन इंडिया के ही रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, राइट। एक और टॉपिक समझते हैं। 2 चीज़ें हमारे पास, एक सिटीजनशिप और दूसरा है रेजिडेंटशिप।
ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे लॉ आ जाता है। बेसिकली एक पर्सन किसी भी कंट्री का सिटीजन कब कहलाता है? अगर उस पर्सन ने उस कंट्री में जन्म लिया हो या फिर उस कंट्री का लॉ उसे अलाउ कर रहा है कि हाँ आप इस कंट्री के सिटीजन हो, ठीक है, तो वो हमारा आता है सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन, ठीक है। तो बर्थ पे बेस्ड है या फिर हम बोल सकते हैं लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंडियन सिटीजनशिप की कि आप इंडिया के सिटीजन कब कहलाओगे, तो उसमें 2 पॉइंट्स हैं। व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, या तो एक पर्सन ने इंडिया में जन्म लिया है या फिर इंडियन लॉ अलाउज अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। लॉ अलाउ कर रहा है कि हाँ आप इस कंट्री के सिटीजन हो, ठीक है। सिटीजनशिप को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नागरिकता, राइट। तो सिटीजनशिप का यही कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट है, ये चीज याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉ आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा पॉइंट आता है रेजिडेंटशिप का। तो रेजिडेंट होता क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो रेजिडेंटशिप क्या होता है? इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, राइट। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट था, बट रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि एक पर्सन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे बेस्ड है, राइट। एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट of a country if he ordinarily resides in a country for more than 1 year and economic interest also lies in that country। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट कब माना जाएगा, अगर वो एक कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रिसाइड कर रहा है और जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में है, ठीक है, तो वो होता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेजिडेंटशिप, जो कि एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, और सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो कि बर्थ पे बेस्ड है, राइट। लॉ अगर आपको परमिट कर रहा है उस पे बेस्ड है, ठीक है। ये क्लियर हो गया भाई। अब समझते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं फैक्टर इनकम की बात अगर हम लोग करें तो फैक्टर इनकम वो इनकम है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव होती है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इनके बदले जितनी भी इनकम रिसीव होती है वो सब आती है हमारे पास फैक्टर इनकम में, ठीक है। ये प्रोडक्शन करने में हेल्प होती है, उस टाइम पर रिसीव होती है, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी मेहनत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, फिर ये इनकम बनती है, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम में आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, बस वो आपको वैसे ही रिसीव हो गई है, ठीक है, जैसे कि पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, तो ये सब आता है ट्रांसफर इनकम में, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मीनिंग अगर हम लोग देखें तो फैक्टर इनकम it is the income received by factors of production for rendering factor services in the production process, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम it is the income received without rendering any productive service, वो इनकम जो कि आपको वैसे ही रिसीव हो गई है, कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेचर की बात करें तो फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो आप फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करते हो, बट ट्रांसफर इनकम ना तो हमारे पास नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और ना ही डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है? तो फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ये कमाई जाती है, ठीक है, एफर्ट्स के बाद ये कमाई जाती है। बट ट्रांसफर इनकम एक रिसीप्ट कॉन्सेप्ट है, रिसीट यानी कि बस वैसे ही आपको रिसीव हो रही है, ठीक है। उसके बाद रिसिपिएंट कौन है, किसे ये इनकम मिलती है? सो फैक्टर इनकम इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा फैक्टर इनकम में? जैसे कि रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, स्कॉलरशिप है, पॉकेट मनी है, ये सब आता है हमारे पास ट्रांसफर इनकम में, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ठीक
ठीक है, ये सब इवन जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के लिए, टैक्स एक रेवेन्यू है, राइट, बट टैक्स भी ट्रांसफर इनकम का ही पार्ट है गवर्नमेंट के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो टैक्स अगर एक गवर्नमेंट रिसीव कर रही है तो उसके बदले कोई भी ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आप उसके बदले कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर होती है कि टैक्स अगर गवर्नमेंट ले रही है तो उससे रोड्स बनेंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, बट कोई भी प्रॉमिस नहीं है, ठीक है, कंपल्शन नहीं है। तो उस केस में भी जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट के लिए एक ट्रांसफर इनकम होती है, ठीक है, समझ गए। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम का और ट्रांसफर इनकम का, ठीक है। गुड्स की अगर हम लोग बात करें तो दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होते हैं फाइनल गुड्स और दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स आपको नेम से ही पता चल रहा है जो कि रेडी टू यूज है, ठीक है, बन चुके हैं गुड्स, अब आप उन्हें यूज कर सकते हो, वो होता है हमारे पास फाइनल गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? बेसिकली वो गुड्स जिनको आप या तो कंजम्पशन करने के लिए यूज करते हो या फिर एज इन्वेस्टमेंट अपने पास रखते हो, वो होते हैं फाइनल गुड्स, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हमारे पास लिखा हुआ है फाइनल गुड्स में, फाइनल गुड्स आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस या इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है, हम लोगों ने अगर मिल्क परचेज करा है तो उसे हम कंज्यूम करेंगे, राइट, तो वो क्या है? एक फाइनल गुड है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने कोई जैकेट परचेज करी है तो मैं उसे यूज करूंगी, ठीक है, मैं उसे कंज्यूम करूंगी, तो वो क्या हुआ मेरे लिए? एक फाइनल गुड हुआ, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक फर्म ने मशीन परचेज करी है या फिर कोई इक्विपमेंट परचेज करा है, कोई बिल्डिंग परचेज करी है, तो वो जो मशीनरी है वो फर्म के लिए एक एसेट है, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट है, तो वो मशीन अगेन एक क्या है? फाइनल गुड है, ठीक है, राइट। फाइनल गुड्स समझे? तो फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन करने के लिए यूज होते हैं या फिर एज इन्वेस्टमेंट आप उसे यूज करते हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ गुड्स आते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, ठीक है, वो गुड्स जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हैं, अभी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने बाकी हैं, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें आती हैं इंटरमीडिएट गुड्स में, या तो आप उन गुड्स को रीसेल करोगे, ठीक है, या फिर आप उसमें कुछ फर्दर प्रोडक्शन करोगे। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि अगर जो मिल्क है वो एक टी सेलर परचेज कर रहा है, ठीक है, चाय वाले ने अगर मिल्क परचेज करा है तो वो उससे क्या करेगा? फर्दर प्रोडक्शन करेगा। तो जो मिल्क है अगर टी सेलर ने परचेज करा है तो वो एक इंटरमीडिएट गुड होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मिल्क इज परचेज बाय डेयरी, अगर एक डेयरी ने मिल्क परचेज करा है तो वो उसे आगे रीसेल करेगी, तो अगेन वो क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, मेन चीज सेम ईयर। सेम ईयर का मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स एक ही साल के अंदर अंदर यूज हो जाने चाहिए, कंज्यूम हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी गुड्स एक साल से ज्यादा के लिए रखे हुए हैं तो वो हमारे पास फाइनल गुड में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर एक बिजनेस है, बिजनेस के पास स्टॉक मेंटेन होता है, ठीक है, अब स्टॉक जो है वो उसके पास बच गया है और उसने एक साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया, तो वो जो स्टॉक है वो फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास आप रीसेल एक ही साल में कर रहे हो या उसमें फर्दर प्रोडक्शन एक साल के अंदर करते हो तो वो इंटरमीडिएट में आता है, और अगर एक साल से ज्यादा के लिए आपके पास गुड्स पड़े हैं तो वो फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर, राइट। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, डिफरेंस देखें इसका अगर हम लोग, तो फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। फाइनल गुड्स को आप नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करते हो और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करते हो, राइट। बट इंटरमीडिएट गुड्स आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। बट इंटरमीडिएट गुड्स को आप इंक्लूड नहीं करते, रीजन क्या है? बहुत सिंपल चीज है कि इंटरमीडिएट गुड्स में अभी आप प्रोडक्शन करोगे, चेंजेस आएंगे, तो जब वो फाइनल गुड बन जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसको इंक्लूड कर रहे हो, राइट। इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक ही चीज दो बार रिकॉर्ड हमें नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स क्या हैं? जिनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट इंटरमीडिएट गुड्स दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। रीजन? क्योंकि अभी इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना है, ठीक है, वैल्यू एडिशन कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आएंगे, राइट। इसके बाद
फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री बेसिकली एक लाइन होती है, उस लाइन के अंदर अगर आप आ रहे हो तो मतलब अभी कुछ ना कुछ चेंजेस आने हैं गुड्स में, बट अगर आपने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली है तो इसका मतलब वो गुड फाइनल है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स के केस में क्या चीज़ है कि ये गुड्स ऑलरेडी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, बट इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? फाइनल गुड्स में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है। और इंटरमीडिएट में क्या हो सकता है? मिल्क परचेज्ड बाय टी सेलर, ठीक है, या फिर मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी, ठीक है। तो अगर टी सेलर ने मिल्क परचेज करा है तो वो आगे उसमें फर्दर प्रोडक्शन करेगा, और अगर एक डेयरी ने मिल्क परचेज करा है तो उसे आगे रीसेल करेगा, इसलिए ये क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड हुआ, ठीक है। तो समझ गए कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, तो इसको ध्यान से समझो और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करना अपनी बुक से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है, ठीक है। इतना करो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो पहले इसे नोट करो फिर बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, हम लोगों ने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स समझा, ठीक है। अब ये जो फाइनल गुड्स होते हैं इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, फाइनल गुड्स में भी दो टाइप्स के गुड्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास कंजम्पशन गुड्स और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। मैंने आप लोगों को फाइनल गुड्स में क्या बताया? वो गुड्स जो या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कंजम्पशन गुड्स की, तो कंजम्पशन गुड्स कौन से गुड्स हुए? वो गुड्स जो कि कंज्यूमर के नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारे पास कंजम्पशन गुड्स, राइट। और कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। जैसे कि मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स, तो वो कस्टमर्स की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? कंजम्पशन गुड, ठीक है। और अगर एक मशीन फर्म ने परचेज करी है तो वो उसे एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस यूज करेंगे, उससे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एक कैपिटल गुड होगा, राइट, ठीक है। तो कंजम्पशन गुड बेसिकली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं, और कैपिटल गुड्स हमारा जो प्रोडक्शन है उसके लिए होते हैं, ठीक है, राइट। तो समझ गए इतनी चीज कि कैपिटल गुड्स क्या है और कंजम्पशन गुड्स क्या है, ठीक है। समझे? नहीं यार, समझ नहीं आया। इंटरमीडिएट क्या है, फाइनल गुड्स में कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, एग्जाम्पल देके समझाओ। तो यार समझो, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, आप किसी भी गुड के नेम से ये नहीं बता सकते कि वो इंटरमीडिएट है या फिर फाइनल गुड है, ठीक है। आपको उस गुड का यूज पता होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं मिल्क का, राइट, या फिर कुछ और लेते हैं मिल्क की जगह, जैसे कि कार का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि कार है, तो कार से आप ये नहीं बता सकते कि वो फाइनल गुड होगा या फिर इंटरमीडिएट होगा, उसका यूज पता होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये कार हाउस होल्ड ने परचेज करी, ठीक है, तो वो उसे आगे यूज करेगा, ठीक है, चलाएगा गाड़ी, तो वो क्या हो जाएगा? एक कंजम्पशन गुड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कार हाउस होल्ड्स ने परचेज करी है तो वो कंजम्पशन गुड हुआ। अगर यही गाड़ी एक टैक्सी ड्राइवर ने परचेज करी, तो टैक्सी ड्राइवर उससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन तो नहीं करेगा, ना ही उसे रीसेल कर रहा है, तो इंटरमीडिएट तो नहीं होगा, है ना, और ना ही उसे कंज्यूम कर रहा है, राइट। बट वो गाड़ी जो है टैक्सी ड्राइवर के पास वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रहेगी, तो वो क्या बन जाएगा? एक कैपिटल गुड, ठीक है। तो ये क्या आएगा? कैपिटल गुड, राइट। और एक और तीसरा केस लो, अगर ये कार एक डीलर ने परचेज करी है फॉर रीसेल, आगे सेल करने के लिए, तो ये क्या होगा? एक इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। सो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कार का यूज पता होना जरूरी है, उसके बेसिस पे आप बताओगे कि वो फाइनल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। अभी क्लियर, राइट। अब इसके बाद ये जो कंजम्पशन गुड्स हैं, इसमें भी 4 कैटेगरीज हैं, 4 टाइप के गुड्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं ड्यूरेबल गुड्स,
दूसरे आते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरे आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स और चौथा है सर्विसेज। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ड्यूरेबल गुड्स की, तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो, बार बार आप उसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब किस में आते हैं हमारे पास? ड्यूरेबल गुड्स में, ठीक है। टेलीविज़न, ओके, रेफ्रिजरेटर, ये सब, ठीक। इसके बाद सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है, एक पॉइंट के बाद ये खराब हो जाते हैं, जैसे कि क्लोथ्स, ठीक है, बैग, शूज, ये सब क्या है? इनकी जो लाइफ है लिमिटेड है, राइट। देन नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल यानी कि जिनको आपको बस एक बार में यूज़ करना है और वो ख़त्म, इमीडिएटली यूज़ करना है, ठीक है, जैसे कि मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? नॉन ड्यूरेबल में, ठीक है। और लास्ट क्या है? सर्विसेज। तो सर्विसेज आप लोगों को पता ही है, इनटेंजिबल गुड्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट, तो मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ और होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी, राइट। इसी तरह से डॉक्टर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज हो गए, तो वो सब किस में आते हैं? सर्विसेज में, ठीक है। तो कंजम्पशन गुड्स 4 टाइप्स के होते हैं, ड्यूरेबल जिनको आप बार बार यूज़ करते हो लंबे टाइम तक, सेमी ड्यूरेबल जिनकी जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है, और नॉन ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जिनको बस हमें इमीडिएटली यूज़ करना है और उसके बाद वो ख़त्म है, ठीक है। और सर्विसेज मैंने आपको बता दिया इनटेंजिबल होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या डिफरेंस है कंजम्पशन गुड में और कैपिटल गुड्स में? तो सबसे पहला पॉइंट है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। सो कंजम्पशन गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। कंजम्पशन गुड्स ह्यूमन की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए इनकी जो डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड होती है, ठीक है। और कैपिटल गुड्स दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, और इनकी जो डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या है? डिराइव्ड डिमांड का मतलब ये है कि कैपिटल गुड की डिमांड बाकी गुड्स पे डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर मैंने बोला कि एक जो फर्म है उसने मशीन परचेज करी है, ठीक है, तो मशीन से वो आगे फर्दर कुछ प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, कि मान लो मेरी फैक्ट्री और मैंने मशीन परचेज करी जिससे हम लोग टी शर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो अगर मार्केट में टी शर्ट्स की डिमांड होगी तो मैं मशीन परचेज करूंगी, उससे आगे प्रोडक्शन करूंगी। तो जो कैपिटल गुड है मशीन, उसकी डिमांड किस पे डिपेंडेंट है? कि जो गुड्स आप उस मशीन से प्रोड्यूस करोगे उस पे, यानी कि टी शर्ट्स पे, ठीक है। इसीलिए कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो डिराइव्ड होती है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो कंजम्पशन गुड्स दे डू नॉट प्रमोट द प्रोडक्शन कैपेसिटी, बट कैपिटल गुड्स हेल्प इन रेजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, बिकॉज आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट क्या है? एक्सपेक्टेड लाइफ। तो कंजम्पशन गुड्स की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स जिनकी लाइफ थोड़ी सी लंबी होती है, राइट। बट कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो लाइफ है वो जनरली मोर देन 1 ईयर होती है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स में भी हमारे पास 2 कैटेगरी हैं, कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। तो वो सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी एंड आई होप आप लोगों को एक एक टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा आज का है इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? एक इकोनॉमी में जितना भी कैपिटल स्टॉक है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है देखो, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, याद रखना इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द नेशन। हमारी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में अगर एडिशन हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है यहाँ पे? कैपिटल स्टॉक मतलब जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है, मशीन है, प्लांट है, इक्विपमेंट्स है, कुछ भी, और अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक, आपके पास कुछ स्टॉक था जो कि अभी बिका नहीं है, रखा हुआ है, तो वो भी हमारे पास किस में आता है? कैपिटल स्टॉक में आता है। तो अगर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब जो इन्वेस्टमेंट है उसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है?
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने जो एसेट है वो कितने में परचेज करा, ठीक है, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, राइट। देखो क्या लिखा है, gross investment is the addition to the capital stock before making allowance for depreciation, ठीक है। अभी depreciation की adjustment करी ही नहीं है, उसमें already अभी depreciation included है, that is gross investment, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मैंने एक फ़ोन परचेज करा 50,000 का आज से 3 साल पहले, ठीक है। तो 50,000 का फ़ोन लिया, वो एक इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो ये जो 50,000 है ये क्या है, ग्रॉस अमाउंट है, ठीक है। लेकिन क्या उस 50,000 के फ़ोन की आज की वैल्यू भी 50,000 होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा, टाइम के साथ वैल्यू कम हो जाती है, आप यूज़ करोगे तो वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो मान लो अब 3 साल बाद उस फ़ोन की वैल्यू कितनी है, 20,000 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारी नेट वैल्यू, 20,000 इज द नेट वैल्यू और 50,000 क्या है, ग्रॉस वैल्यू, ठीक है, समझे। तो 20,000 में हमने क्या किया, डेप्रीसिएशन को एडजस्ट कर दिया, ये डेप्रीसिएशन के बाद की वैल्यू होती है नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब नेट इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है, इट इज द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है, कि एक्चुअल में कितना एडिशन हुआ है वो होती है हमारी नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट क्या है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। अब इसका अगर आपको डायग्राम समझना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू से नेट पे जाना है, ठीक है, ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है तो हम इसमें डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं, ठीक है, कि 50,000 मुझे ग्रॉस दिया हुआ है, उसमें मैं डेप्रीसिएशन माइनस करूंगी तो मेरे पास नेट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो मैं क्या करूंगी, उसमें डेप्रीसिएशन ऐड कर दूंगी, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, इसे नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यार अभी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट समझा जिसमें हमने डेप्रीसिएशन की बात करी, तो अब यहीं से 2 टॉपिक्स निकल के आते हैं, एक डेप्रीसिएशन और दूसरा है कैपिटल लॉस, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डेप्रीसिएशन की, तो डेप्रीसिएशन क्या है कि आपके पास जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है, जितने फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है, ठीक है। आप यूज करोगे, टाइम के साथ वैल्यू कम होती जाती है, वही क्या है, डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, राइट, कि अगर हम लोगों ने कुछ फोन लिया है, फोन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो मैंने आज अगर एक फोन लिया है तो उसकी वैल्यू आने वाले कुछ सालों बाद कम हो जाएगी, वो क्या है, डेप्रीसिएशन है, ठीक है। और कैपिटल लॉस क्या होता है, कैपिटल लॉस का मतलब ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, जैसे कि चोरी हो जाना, आग लग जाना, इस तरह का कुछ सीन हुआ जिसकी वजह से एसेट खत्म ही हो गया, तो वो क्या होता है, कैपिटल लॉस, ठीक है। अभी रीड करते हैं, बट एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक बिजनेस है जिसमें बहुत सारा फर्नीचर है, ठीक है, चेयर्स, टेबल्स काफ़ी सारी हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ कम होती जाएगी, आप यूज़ करोगे, खराब भी होगा फर्नीचर, तो वो क्या है, वैल्यू कम हो रही है, दैट इज डेप्रीसिएशन, ठीक है। बट अगर आपके बिजनेस में आग लग जाए, फर्नीचर में आग लग जाए या चोरी हो जाए तो सब कुछ खत्म ही हो गया, तो वो क्या होता है, कैपिटल लॉस, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो हमारे पास डेप्रीसिएशन में क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती जा रही है ड्यू टू क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब कि आप यूज करोगे तो वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस भी होता है। इसके साथ साथ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ आपके एसेट्स की वैल्यू कम होती है, क्यों, क्योंकि अगर आपने सपोज आज एक फ़ोन लिया है और आपने उसको यूज़ भी नहीं करा और आप कल मार्केट में जाके उसको बेचोगे तो उसकी ग्रॉस वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ अमाउंट कम होके फिर मिलेगा, तो पैसेज ऑफ टाइम भी एक रीज़न होता है डेप्रीसिएशन का, ठीक है। और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, ऑब्सोलीसेंस का मतलब क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि हाँ टेक्नोलॉजी में चेंज आना ही आना है और डेप्रीसिएशन तो होगा ही एसेट्स का, ठीक है। सो ये क्या है, डेप्रीसिएशन। और इसके अगर हमें अदर नेम्स देखने हैं कि हम डेप्रीसिएशन को और किस किस नेम से देख सकते हैं, तो आपके पास क्या क्या है, कंजम्पशन ऑफ
फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ठीक है, तो ये सब आपको नेम्स याद रखने हैं। सबसे पहला बिल्कुल अच्छे से याद रखना कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ये हो गया डेप्रीसिएशन। इसके बाद देखो डिफरेंस पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले मीनिंग अगर हम लोग देखें डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच में, तो डेप्रीसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। ठीक है, और कैपिटल लॉस क्या है? इट रेफर्स टू द वैल्यू of fixed asset. It refers to loss in the value of fixed asset due to unforeseen obsolescence. Unforeseen obsolescence मतलब जो आपने expect नहीं किया था, unexpected situations. ठीक है, जैसे कि natural calamities हो गई, theft है, fire है, ये सब। ठीक है, उसके बाद provision for loss। प्रोविजन का मतलब क्या है कि आप कुछ पैसा जोड़ के चल रहे हो। तो डेप्रीसिएशन के केस में प्रोविजन इज मेड। यस, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनता है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि यार एक एसेट की वैल्यू टाइम के साथ कम होगी, जो कि आपके लिए एक लॉस है ना। और एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो फ्यूचर में अगर कुछ लॉस होना है तो हम उसके लिए अभी से प्रोविजन बना के चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए डेप्रीसिएशन के केस में प्रोविजन बनता है, बट कैपिटल लॉस के केस में कोई भी प्रोविजन नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो सिचुएशन होगी भी या नहीं होगी, है ना। कैपिटल लॉस किसी ने एस्टिमेट नहीं किया होता है, अनएक्सपेक्टेड है, राइट। तो उसके लिए हम लोग कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते। और लास्ट क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस। सो डेप्रीसिएशन डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रीसिएशन प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं लाता, बट कैपिटल लॉस हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। कैपिटल लॉस की वजह से प्रोडक्शन पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है। एग्जाम्पल लो कि मान लो मैं जिस फोन से भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है। ठीक है, तो वो क्या है? डेप्रीसिएशन है। बट डेप्रीसिएशन की वजह से क्या मैं वीडियोस बनाना रोक सकती हूँ, या मेरे जो फोन है वो काम करना बंद कर रहा है? ऐसा तो नहीं है, काम तो सही से चल ही रहा है। तो डेप्रीसिएशन की वजह से प्रोडक्शन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। बट अगर ये फोन चोरी हो जाए, ठीक है, तो मेरे लिए कैपिटल लॉस है, मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस को वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो कैपिटल लॉस के केस में वो जो है कैपिटल लॉस वो प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। या फिर ये फोन गिर के टूट जाए, ठीक है, तो अगेन काम रुक जाएगा। और ये तो हुआ भी था अभी 4-5 दिन पहले, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और ऊपर से इतनी जोर से फोन गिरा, स्क्रीन के बल बस बच गया है जैसे तैसे। तो वो क्या है, हमारे पास अगर ऐसा टूट जाता तो प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्पैक्ट करता। ठीक है, बट डेप्रीसिएशन प्रोडक्शन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं लेके आता। ठीक है, सो यही डिफरेंस है डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, NIT जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं यार। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है सब्सिडीज। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है यार कि गवर्नमेंट जो है वो दो टाइप्स के हमारे पास टैक्सेस होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दो टाइप्स के टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है यार? डायरेक्ट टैक्स बेसिकली इनकम पे लगाया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स कंपनीज की इनकम पे जो टैक्स दिया जाता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। ठीक है, जिसमें आता है GST। वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, taxes imposed by the government on the production and sale of goods and services is indirect tax। ठीक है, कि आपने कोई टी शर्ट परचेज करी, मान लो 200 रुपए की टी शर्ट थी, उस पर आपको 10% GST देना है, टैक्स देना है। तो 10% कितना हुआ? 20। तो ये क्या है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, उसके बाद सब्सिडीज क्या है यार? सब्सिडीज का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती हैं। ठीक है, प्राइस में कुछ ना कुछ आपको कम मिलता है, जैसे कि LPG पे आपको सब्सिडीज मिलती है, एजुकेशन पे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो सब्सिडीज का मतलब क्या है? इट इज द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स फॉर अ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे कि गैस सिलेंडर्स पे, एजुकेशन पे, फूड पे। तो वो सब क्या है? सब्सिडीज हैं। ठीक है, ओके, अब NIT क्या है यार? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, यानी कि IT - S होता है हमारा NIT, नेट इनडायरेक्ट
टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए इनकम है और सब्सिडीज गवर्नमेंट के लिए खर्चा है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या है यार? फैक्टर कॉस्ट इट रेफर्स टू द अमाउंट paid to the factors of production for their contribution in the production process। सिंपल सी चीज है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन करने में जितने ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप यूज कर रहे हो उनको जो भी पेमेंट कर रहे हो वो होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट। सामान बनाने में कितना खर्चा आया, दैट इज फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं FC, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस इट रेफर्स टू द एक्चुअल प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट, कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट कितने पे बेचा जा रहा है मार्केट में, वो होता है मार्केट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं MP, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप एक बर्गर खाने गए, ठीक है। बर्गर का जो कॉस्ट है बनाने में सपोज 500 रुपये कॉस्ट आया, ठीक है, कि मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड्स हो गए, वो सबको जोड़ के बनाने में कितना कॉस्ट आया? 500। तो ये क्या हुआ? ये तो हो गया हमारा FC फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद आप जब पेमेंट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा, कि मान लो 10% आपको GST देना है, तो 50 रुपीज़ का क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इस पर 10 रुपये की सब्सिडी दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से 10 रुपये माइनस कर दोगे, राइट। तो IT माइनस S क्या होता है? हमने बोला NIT। इसके बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा 540, ये क्या होगा? हमारा मार्केट प्राइस, कि आपको एक्चुअल में कितने पे वो बर्गर मिल रहा है, दैट इज मार्केट प्राइस, ठीक है। और कितना कॉस्ट आया है वो होता है FC फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से एक सिंपल चीज आप बना सकते हो, अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम इसमें NIT को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम NIT को माइनस करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, फैक्टर कॉस्ट से अगर MP पे जाना है तो NIT जोड़ दो, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो NIT को माइनस कर दो, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है, ओके। चलो ये भी हो जाओ भाई। अब समझते हैं हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो कि है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर NFIA। NFIA क्या है? NFIA इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ठीक है। दो चीजें हैं। सबसे पहले फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? कि हमारी कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं, हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं यानी कि भारतीय हैं, अगर वो किसी और कंट्री में जाके काम करते हैं और वहाँ से जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, वो होती है फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और सिमिलरली अगर बाहर के कोई लोग हमारी कंट्री में आके काम करते हैं और हम उनको अगर कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वो होती है फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ठीक है। अब NFIA क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, कि आपने कितना कमाया और कितना पे कर दिया, वो आता है हमारा नेट अमाउंट, जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वेरी सिंपल, ठीक है। तो NFIA क्या है? इट इज NFIA होता है फीफा माइनस फीपा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मैंने बना दी है, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अगेन इसका एक डायग्राम देख लो। डायग्राम हम समझते हैं, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आती है डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम ऑल्दो ये हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे डिटेल में, बट अभी यहाँ पे शॉर्ट में समझ लो। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है, ठीक है, डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल इनकम पे जाना है तो हम इस केस में NFIA को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर मुझे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो हम NFIA को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम मतलब कि हमारी कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं वो हमारी कंट्री में रह के, इंडिया में रह के क्या इनकम बना रहे हैं, वो होती है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और नेशनल इनकम क्या होती है? बेसिकली नेशनल इनकम में टोटल आएगा, डोमेस्टिक इनकम तो आएगी, बट हमारी कंट्री के रेजिडेंट अगर बाहर जाके कुछ इनकम बना रहे हैं तो उसको भी अगर आप जोड़ देते हो, जिसे हम कहते हैं NFIA नेट अमाउंट, ठीक है, तो हमारे पास क्या आती है? नेशनल इनकम आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA ऐड होगा, अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIA माइनस होता है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद
एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूछ लेते हैं आपसे कई बार 1 मार्क्स में, NFIA जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? पॉजिटिव कब होगा? जब फीफा विल बी ग्रेटर देन फीफा, है ना, आप जो अर्न कर रहे हो वो ज्यादा है और जो पे कर रहे हो वो कम है, सिंपल चीज। और नेगेटिव कब होगा? अगर हमारा जो फीफा है वो लेस है और फीफा ज्यादा है, ठीक है। और जीरो कब होगा? अगर दोनों इक्वल हैं, बहुत सिंपल चीज, ठीक है। इतना समझे? नहीं समझे? देखो एग्जाम्पल लो फिर से, कि मान लो हमारी जो फैक्ट्री इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड है वो 100 रुपीज़ है और आप पे कर रहे हो 50 रुपीज़, ठीक है, या 80 रुपीज़ कर लो, आप 80 रुपये पे कर रहे हो बाहर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में अमाउंट आएगा, 20 पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। अगर मैं अर्न कर रही हूँ 100 बट मैं पे कर रही हूँ 120, ठीक है, तो मेरे पास नेगेटिव में अमाउंट आएगा -20, ठीक है। और अगर मैं अर्न कर रही हूँ 100 और मैंने पे भी 100 कर दिया तो मेरे पास NFIA क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो जो NFIA है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन के साथ याद रखना, ठीक है। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, ये भी देख लो, 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, मतलब हमारी कंट्री के एम्प्लॉयज अगर बाहर जाके काम कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ पेमेंट रिसीव होगा, और बाहर की कंट्री के एम्प्लॉयज हमारी कंट्री में आकर अगर काम कर रहे हैं तो इन दोनों की इनकम को अगर आप माइनस करते हो तो हमारे पास आता है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ठीक है। बेसिकली रेजिडेंट्स की इनकम और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को माइनस कर दो तो ये अमाउंट आता है, ठीक है। इसके बाद नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो बिजनेसेस के थ्रू, प्रॉपर्टीज के थ्रू जितने भी इनकम आ रही है, चाहे वो रेंट हो, डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, रेजिडेंट्स की इनकम और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास क्या आएगा? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और नेट रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? कि नॉर्मल रेजिडेंट्स की अर्निंग्स और नॉन रेजिडेंट्स की अर्निंग्स का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो आपके पास आता है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कि अगेन एक कंपोनेंट होता है NFIA का, ठीक है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और एक बार बुक से रीड कर लेना कि तीनों में है क्या। ओके, बाकी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। तो यही टॉपिक है हमारा NFIA का, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो आज हम लोग अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम एग्रीगेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट्स होते क्या हैं, उससे ही पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और हर एक गुड की जो मेजरिंग यूनिट है वो अलग होती है, राइट। मतलब क्या है, देखो अगर मैं बात करती हूँ वीट की, गेहूँ की, तो वीट को आप मेजर करते हो टन्स में, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ मिल्क की, तो मिल्क को हम मेजर करते हैं लीटर्स में। ओके, मैं बात करती हूँ आलू की, आलू टमाटर, तो इनको मेजर करते हैं केजीस में। अगर मैं रजिस्टर्स लेके आई हूँ या बुक्स लेके आई हूँ तो मैं उसको नंबर के फॉर्म में लिख दूंगी कि 10 बुक्स, राइट। तो इतने सारे कमोडिटीज एक इकोनॉमी में होते हैं और हर एक गुड की जो मेजरिंग यूनिट है वो अलग है। तो अगर मुझे अपनी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है या मुझे ये देखना है कि हमारे देश में कितनी प्रोडक्शन हुई, तो अगर इतने सारे गुड्स जिनकी जो मेजरिंग यूनिट है वो अलग है तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा कैलकुलेट करना, ठीक है। कि कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत कंफ्यूजन भी होगी। तो इसीलिए अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है या फिर कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है, हमें सबसे पहले इन सभी गुड्स को एक कॉमन यूनिट में मेजर करना होता है। और वो कॉमन यूनिट कौन सी है? वो कॉमन यूनिट है मनी, ठीक है। सब कुछ आप मनी की टर्म्स में, रुपीज की टर्म में मेजर करोगे तब जाके नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक चीज़ है कि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनको हम मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं, फिर हम अपनी इकोनॉमी में जितनी भी नेशनल इनकम है या कितना प्रोडक्शन हुआ है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीगेट्स की। तो यार एग्रीगेट्स बोल लो या फिर आप बोल सकते हो वेरिएंट्स, ठीक है। एग्रीगेट्स या फिर वेरिएंट्स होते क्या हैं? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो टोटल कैसे होगा अभी बताती हूँ, बट एक चीज को समझो कि हमारे पास नेशनल इनकम में टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं,
ठीक है, टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं जिनको हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कैसे एग्रीगेट्स बनते हैं, वो सब अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके तो यार मैंने आप लोगों को बोला कि एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल। ठीक है, अब एक एग्रीगेट जो होता है ना वो इन 4 चीज़ों को मिला के बनता है। कैसे बनता है देखो, 4 चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास ये रहा फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इन चारों को मिला के आपके पास एक एग्रीगेट बन जाता है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट प्लेस की बात करूं तो फर्स्ट प्लेस में आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, या तो ग्रॉस आएगा या फिर नेट आएगा। ठीक है, अभी इनके मीनिंग डिस्कस करेंगे, बट आपको पहले समझना है कि जो फर्स्ट प्लेस है उसमें या तो ग्रॉस आएगा या फिर नेट आएगा। फिर जो सेकंड प्लेस है उसमें या तो डोमेस्टिक लिखेंगे या फिर नेशनल लिखेंगे। ठीक है, थर्ड प्लेस फिक्स रहती है, प्रोडक्ट रहता है यहाँ पे हमेशा। और जो फोर्थ प्लेस है उसमें या तो आपके पास फैक्टर कॉस्ट आएगा या फिर मार्केट प्राइस आएगा। फैक्टर कॉस्ट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FC और मार्केट प्राइस को हम शॉर्ट में बोलते हैं MP। ठीक है, अब आपको एक चीज समझनी होगी कि इस तरह से हमारा काम चलता है कि एग्रीगेट इस तरह से बनता है। ठीक है, अब ग्रॉस क्या है, नेट क्या होता है, डोमेस्टिक क्या है, नेशनल क्या है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ऑल्दो हम लोगों ने ये सभी चीज़ें सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, बट हम लोग फिर से एक बार समझते हैं कि इन सबका मतलब क्या है। ठीक है, उससे पहले देखो हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पे सभी एग्रीगेट्स लिखूँ, एग्रीगेट्स, ठीक है, तो हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो टोटल 8 एग्रीगेट्स हम लोग बनाएंगे। देखो कैसे बनेंगे। सबसे पहले अगर मैं ग्रॉस से स्टार्ट करूं तो ग्रॉस को हम लोग लिखेंगे G। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, सभी प्लेसेस का फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो मैंने ग्रॉस ले लिया, उसके बाद डोमेस्टिक का D लेंगे, देन प्रोडक्ट का हम लोग P जो कि फिक्स है सभी में, तो यहाँ पे आएगा P, एंड मैं सबसे पहले ले रही हूँ फैक्टर कॉस्ट पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा FC। ठीक है, GDP एट FC, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो गया आपके पास सबसे पहला एग्रीगेट। ठीक है, इसी तरह से मैं सेकंड एग्रीगेट बनाऊंगी। मैं ग्रॉस को कॉमन रखती हूँ तो G कॉमन आएगा, उसके बाद में नेक्स्ट में डोमेस्टिक हमने ऑलरेडी ले लिया, अब मैं लूंगी नेशनल, यानी कि NP आपका कॉमन ही है, फिक्स रहेगा, और उसके बाद हम लोगों ने इसको ले लिया है फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, इसी तरह से आगे करेंगे हम लोग GDP एट MP। ठीक है, मैंने इस बार क्या करा है, मार्केट प्राइस पे लिया है, उसके बाद GNP एट MP। ठीक है, ये सारे हो गए आपके पास ग्रॉस फिगर्स। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट में क्या बनेगा, NDP एट MP, NNP एट MP। उसके बाद फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट की अगर मैं चलूं तो NDP एट FC एंड NNP एट FC। ये सब हो गए हमारी नेट फिगर्स। ठीक है, इस तरह से एग्रीगेट्स बनते हैं। तो टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। अभी इन सभी टर्म्स का मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, बट इसमें आपको यही चीज समझनी है कि ये सारे हमारे पास एग्रीगेट्स हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब देखते हैं कि इन सभी टर्म्स का मतलब क्या है, उनको एक बार क्लियर करते हैं और बस अच्छे से समझते हैं। आ जाओ, चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रॉस एंड नेट की। ठीक है, कि ग्रॉस वैल्यू क्या है और नेट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अगर मैं ग्रॉस की बात करूं तो ग्रॉस का मतलब है कि आपने कोई भी सामान या कोई भी गुड किस वैल्यू पे खरीदा, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, वो होती है ग्रॉस वैल्यू, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। मतलब कि मान लो हम लोगों ने एक गाड़ी परचेज करी 10 लाख की, तो 10 लाख क्या है, उसकी ग्रॉस वैल्यू है। बट जब आप उस गाड़ी को यूज करोगे उसकी वैल्यू कम होगी टाइम के साथ। जब आप उसे आज से 5-7 साल बाद बेचोगे तो आपको 10 लाख तो नहीं मिलेंगे, मान लो 3 लाख मिल रहे हैं बेचने पे। तो वो जो डिफरेंस रहा ग्रॉस वैल्यू के बीच में और जिस पे आप बेच रहे हो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं नेट वैल्यू। ठीक है, आपने एसेट को कितने में परचेज करा, दैट इज दी ग्रॉस वैल्यू, और डेप्रिसिएशन के बाद जो बचती है वैल्यू वो होती है नेट वैल्यू। ठीक है, तो अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और मुझे नेट पे जाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में नेट वैल्यू गिवन है और मुझे ग्रॉस पे जाना है तो हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। सिंपल चीज। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, कि अगर मैं ग्रॉस में से
डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट वैल्यू आएगी, और अगर मैं नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन प्लस कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस वैल्यू आ जाती है। ये फंडा है, ठीक है। ग्रॉस मतलब एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और नेट वैल्यू मतलब कि डेप्रिसिएशन के बाद क्या वैल्यू बची, ठीक है। तो ये है हमारे पास सबसे पहले ग्रॉस एंड नेट का काम, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है आपके पास डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक क्या है और नेशनल क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, डोमेस्टिक का मतलब होता है यार, डोमेस्टिक आया है डोमेस्टिक टेरिटरी से, ठीक है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में समझा था, एक पॉलिटिकल फ्रंटियर किसी भी कंट्री का, या फिर एक ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें लोग, जितना भी मनी है, जितने भी गुड्स हैं वो बहुत फ्रीली सर्कुलेट हो पा रहा है, वो होती है डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। अब डोमेस्टिक का मतलब क्या है, ये डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी इनकम बनी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। या फिर नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम का मतलब होता है नेशनल लेवल पे, ठीक है, कि आपने डोमेस्टिक इनकम तो ले ही रहे हो, बट आपने अगर बाहर किसी और कंट्री में जाके काम किया और वहां से कुछ इनकम बनाई, उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास आती है नेशनल वैल्यू, नेशनल इनकम, ठीक है। समझो, देखो, अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम लोग इसमें NFIA ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर मुझे क्वेश्चन में नेशनल गिवन है, मुझे डोमेस्टिक पे जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से NFIA माइनस कर देंगे, ठीक है। अब NFIA क्या है, NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब कि हमारी कंट्री के रेजिडेंट अगर किसी और कंट्री में जाके इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो होती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और अगर बाहर की कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आके काम कर रहे हैं, हम उन्हें कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। तो एक्चुअल में आपके पास नेट कितनी इनकम हुई वो कैसे आएगी, जितना हमने अर्न करा और जितना पे कर दिया उसका डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपकी नेट वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो डोमेस्टिक क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितनी इनकम हुई, और नेशनल क्या है जब मैं उसमें NFIA ऐड कर दूं, ठीक है, मैंने नेट बाहर से अब्रॉड से कितना अर्न करा, तो अगर मैं उसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, नेशनल आ जाएगा। और अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम NFIA को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी अपने सेकेंड चैप्टर में समझा था, ठीक है। तो ये हो जाता है डोमेस्टिक एंड नेशनल का काम, ठीक। इसके बाद थर्ड जो हमारा एग्रीगेट का कंपोनेंट है वो होता है प्रोडक्ट, यानी कि P। तो P का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद लास्ट आता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है, मुझे मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें NIT को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम इसमें से NIT को माइनस कर देते हैं, ठीक है। NIT क्या होता है यार, NIT का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। ये है फॉर्मूला। अब इसको समझते हैं। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि आपको गुड्स और सर्विसेज पे कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, जो कि गवर्नमेंट के लिए इनकम है, ठीक है। और सब्सिडीज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपको कुछ छूट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कि आपको जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, उससे कम पे सामान मिल रहा है, ठीक है। कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो हम लोग बर्गर खाने गए, ठीक है, और बर्गर को बनाने का जो कॉस्ट आया, मटेरियल का कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट है या फिर ओवरहेड्स का जो कॉस्ट है, तो बर्गर को जो बनाने में कॉस्ट आया, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान को बनाने में कितना खर्चा आया। तो मान लो बर्गर बनाने में खर्चा आया आपका 200 रुपये का, ठीक है, और उस पर हमें टैक्स पे करना है मान लो 20 रुपीज़ का,
ठीक है, टैक्स पे कितना करना है हमें 20 रुपए का, और आपको गवर्नमेंट ने उस पर कुछ सब्सिडी दे रखी है, ठीक है, तो सब्सिडी हमें मान लो दे रखी है 10 रुपए की, तो वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा आपके पास 210, ठीक है, 210। ये जो 210 है ये क्या है, ये होती है मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है, सामान को बनाने में कितना खर्चा आया, वो होता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और मार्केट प्राइस मतलब कि एक्चुअल में वो सामान मार्केट में कितने पे बेच रहे हो, दैट इज मार्केट प्राइस, ठीक है। उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे और सब्सिडीज माइनस करेंगे, तो आपके पास आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम NIT को ऐड करते हैं, और अगर मुझे मार्केट प्राइस दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम NIT माइनस कर देते हैं, ठीक है। बस यही चीज है कि ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक और नेशनल में कैसे करना है, डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे जाना है तो NFIA ऐड होगा, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIA माइनस हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद फैक्टर कॉस्ट अगर आपको दिया हुआ है, हमें मार्केट प्राइस निकालना है, तो उसमें हम लोग NIT को ऐड करते हैं, NIT इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, NIT को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यही चीज़ है, आपको इसी से एग्रीगेट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि हमें एग्रीगेट्स को कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसको समझते हैं। देखो, अब मान लो अगर आपको क्वेश्चन में GDP एट MP गिवन है, ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है NNP एट FC, ठीक है। हमें गिवन क्या है, गिवन है GDP एट MP और कैलकुलेट करना है NNP एट FC, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब आप करोगे कैसे कि जो भी आपको कैलकुलेट करना है हम उसको रखेंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे NNP एट FC, ठीक, थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ मैं, NNP एट FC, और जो आपको गिवन है उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे GDP एट MP, ठीक है। अब करना कैसे है समझते हैं। देखो, हमें क्वेश्चन में ग्रॉस गिवन है, ठीक है। अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, हमने देखा अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मैं डेप्रीसिएशन माइनस करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक से अगर मुझे नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे अगर जाना है तो क्या करेंगे, हम NFIA को ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर मुझे MP से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करोगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम NIT को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, NNP एट FC, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपको क्वेश्चन में GNP एट FC दिया हुआ है, तो जो गिवन है उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे GNP एट FC दिया हुआ है, और हमें मान लो कैलकुलेट करना है NDP एट MP, ठीक है। GNP एट FC गिवन है, हमें NDP एट MP निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करोगे यार, ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर मुझे नेट से नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, N क्या है नेशनल, D क्या है डोमेस्टिक, तो अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हम NFIA लेस करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करोगे, NIT ऐड कर दोगे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम NIT को ऐड करेंगे। इस तरह से कैलकुलेट होते हैं सभी एग्रीगेट्स, और आपको क्वेश्चंस में भी बस यही करना होता है, एक एग्रीगेट आपको गिवन होगा, कुछ वैल्यूज दी होंगी, और हम इसी तरह से प्लस माइनस करके बाकी एग्रीगेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ओके। तो बस इतनी सी चीज़ थी इस चैप्टर में जो कि हम लोगों ने समझी, और बस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम लोग एग्रीगेट्स कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर अपनी नेशनल इनकम यूनिट का स्टार्ट करेंगे, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें आप वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये सब हम लोग सीखेंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।